आज मैं आपको अपनी कहानी का वह दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यह वह दौर थी जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी और मेरे बाप ने मेरी माँ से कह दिया था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बस हर किसी की यही तमन्ना थी कि बेटा पैदा हो। दादी कहती कि पहले औलाद बेटा होता है तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती और बेटी होती है तो मनहूसियत फैल जाती है। मेरी माँ भी भगवान से यही दुआ करती कि भगवान मुझे बेटा ही देना, वरना यह लोग बेटी का जिंदगी नर्क बना देंगे। मैं दुनिया में आ गई थी और मेरे जन्म पर सारे घर वालों का रूप बदल चुका था। मेरे आने के बाद मेरे पापा ने मेरी माँ को कभी सुकून का सांस लेने नहीं दिया। हर वक्त माँ को गाली देते और कभी कभी तो मार भी दिया करते थे, लेकिन माँ मुझे अपने जान से भी ज़्यादा संभाल के रखती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि पापा हमें छोड़ के शहर चले गए। जाने से पहले कह गए कि यह मेरे सर की बोझ है और मैं इस बोझ को नहीं ढो सकता, और हम अकेले रह गए। उस वक्त मैं 8 साल की थी और गांव वाले भी धीरे धीरे हमें ताना देने लगे थे। वक्त गुजरता गया, मेरे मन में भी अब सवाल उठने लगा कि क्या बेटी होना कोई जुर्म है। जैसे तैसे करके माँ मेरा एडमिशन प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। स्कूल में मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता था क्योंकि हर बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तू बिन बाप की औलाद है। मेरी माँ मजदूरी करके मुझे पाल रही थी। सालों के सफर में मैं बड़ी हो चुकी थी। मेरा कद माँ के कद के बराबर हो गया था। अब माँ मेरी शादी के बारे में हर पल सोचती और कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह अकेले कटे, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। अब तो महीने बीत रहे थे। माँ कई रिश्ते तलाश करती रही, लेकिन हर कोई यह कहता कि मेरी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। एक दिन मेरा एक करीबी कर्जन जो मेरे घर बहुत कम आता था, वह अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया और माँ से कहने लगा, देखो काकी, समय तेजी से गुजर रहा है, आप अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दीजिए। माँ ने कहा, मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन कोई राजी हो तब ना। तब कर्जन ने कहा, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, खाते पीते घर का है, पर शादीशुदा है, लेकिन पत्नी को इज्जत से रखेगा। तुम एक बार जरूर सोच लो। माँ चौंक गई और कहने लगी, मेरी बेटी तो अभी 18 साल की है और वह शादीशुदा है, तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी। तो उसकी पत्नी बोली, आपको क्या लगता है आपकी बेटी को कोई हीरो मिलेगा? इसकी जिंदगी बर्बाद करने से तो अच्छा है कि इसकी शादी उसी से कर दे। माँ ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी का शादी उससे नहीं करूँगी। तब करजन गुस्सा हो गया और कहने लगा, हम तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, यह सोचकर कि तुम्हारी चिंता और बोझ कम हो जाएगा, लेकिन तुम तो उसे सर पे सवार लिए घूमना चाहती हो ताकि बुढ़ापे में वह तुम्हारा सहारा बने और लोग तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाएं। इसके बाद करजन ने मुझे बुलाया और कहने लगा, देखो रजिया, यह रिश्ता अच्छा है, तुम अपनी माँ को मनाओ और शादी कर लो, नहीं तो जिंदगी भर अपनी माँ के ऊपर बोझ बन के बैठी रहोगी। मैंने कहा, माँ आपकी जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। माँ ने बहुत सोचा, फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मेरी शादी तय हो गई। अब लोग बातें बनाने लगे, बहुत किस्मत वाली है, शादीशुदा है तो क्या, खाते पीते घर का है। मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैं शादी के जोड़े में मंडप में बैठी थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। विदाई के वक्त माँ ने कहा, बेटी सब्र करना, क्योंकि सब्र ही औरत का असली गहना होता है। ससुराल पहुँचते ही मेरा सामना सबसे पहले मेरे सास से हुआ। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम तुम्हें यहाँ आराम फरमाने के लिए नहीं लाए। सुबह सवेरे सबसे पहले उठ जाना और रात में सबके सोने के बाद सोना है। शादी के अगले सुबह ही मुझे किचन में खड़ा कर दिया गया। बर्तन कपड़े हैं, इसे साफ कर दो, इसके बाद झाड़ू पोछा और कपड़े भी धोने हैं। पति के साथ भी रिश्ता अजीब था। वह बस हुक्म देता और खामोश रहता, रात को देर से घर आता और सुबह सवेरे जल्दी चला जाता था। कभी कभी मेरी तरह देखता तो आंखों में घमंड और लबों पे सख्ती होती थी। मैं अपने घर में पढ़ती रहती थी, इसलिए मैंने अपने पति से हिम्मत जताते हुए कहा कि क्या मैं अपना पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। उसने घूर कर देखा और यह कहा कि यहाँ किताबें नहीं चलती, घर संभालना यही बस तुम्हारा फर्ज है। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मेरी सास आकर बर्तन पटकते हुए कहने लगी, भिखारन, तुझे दिखता नहीं है क्या, इतने बर्तन गंदे पड़े हैं। मेरा पति वहीं बैठा खाना खा रहा था, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मैं घर में नौकरानी जैसे पूरे दिन खटती, बर्तन, घर पोछा, बकरियों को चारा देना और सबकी सेवा करना और सबका हुक्म बजाना, बस मेरा यही काम रहता था। लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं किया था। पति का तबीयत धीरे धीरे खुलकर मेरे सामने आने लगी थी। उसने कभी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बस नौकरानी की तरह हुक्म सुनाता रहता था। एक रात मुझे पता चला वह अपने दोस्तों को घर बुला रहा है। मेरी सास ने कहा, खाने पीने की पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, मेरे बेटे के दोस्त आ रहे हैं। मैंने पूरे दिन मेहनत की और रात का डिनर बनाकर टेबल पे सजा दिया था। मेरे पति के दोस्त टेबल पे बैठे सिगरेट पी रहे थे और हंस रहे थे। तभी मेरे पति ने मुझे आवाज़ दी, रजनी जरा चाय लाना। मैं ट्रे में चाय लेकर जैसे ही गई, उनके एक दोस्त ने कहा, यार तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है। मेरे पति ने कहा, हाँ सुंदर तो है, लेकिन है तो भिखारन ही। मैंने इससे शादी करके इस पर एहसान किया है। यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन रोज का अब यही रूटीन बन गया था। हर रोज उनके दोस्त आते और अपने दोस्तों के साथ मेरा मजाक उड़ाता और कहता कि हाँ यह भिखारन है, मैंने इससे शादी करके इस पर एहसान किया है। भिखारन कहीं के, यह सब मेरे अंदर अब चुभने लगे थे। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था, तब उसके एक दोस्त ने कहा, यार तेरी पत्नी तो कितनी खूबसूरत है, कभी हमें भी मौका दो। कब तक तुम्हारी पत्नी यूं अकेली रहेगी? तब मेरे पति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यारों का भी तो हक होता है। और फिर सभी हंसने लगे। इसके बाद सभी की नीयत मेरे प्रति बिगड़ने लगी थी। मेरे अंदर साफ खौफ आने लगी थी कि ना जाने कब मेरे साथ क्या हो जाए। मैं हिम्मत करके अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में घमंड था और लबों पे कड़वी बात। मैंने पति को एक तमाचा जड़ दिया। उसके बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। मेरे पति की आंख गुस्से से लाल हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ मेरा कैसा मजाक उड़ा रहे हो। मेरे पति का गुस्सा भड़क उठा और कहने लगा कि अब देखो मैं सबके सामने क्या करता हूँ। उसके दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी नज़रों में हवस भरने लगी थी। मेरे पति ने मेरी साड़ी पकड़ के खींचना चाहा। मैं तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया और वहीं ज़मीन पर पटक दिया। मैं सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, लेकिन किसी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक के बाद एक सारे दोस्त आते रहे। मेरा शरीर अब लहूलुहान हो गया था। कमरे में सबके जाने के बाद मैं फूट फूट के रो रही थी और एक कमरे में ही मेरी सास सब सुनने के बाद भी मेरी सास ने मेरी कोई मदद नहीं की। उल्टा कमरे में आकर मुझे ही बातें सुनाने लगी कि पति पर हाथ उठाने का अंजाम यही होता है, और फिर बाहर चली गई। अगली सुबह बाहर से मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी। वह सभी से कह रहा था, गांव वालों मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं आज आप सबको अपनी पत्नी का असली चेहरा दिखाता हूँ। मेरा पति घर में आकर मुझे बालों से घसीटता हुआ बाहर ले गया और सबके सामने चिल्लाकर कह रहा था कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं इस पर विश्वास किया, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। मैं सबके आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि यह झूठ है, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। वहाँ खड़ी औरतें ने मुझे बुरा भला कहने लगी और कहने लगी, इसे घर से निकाल दो, वरना हमारे गांव का माहौल खराब हो जाएगा। और मर्द तो जैसे मुझे खाने को दौड़ रहे थे। एक ने कहा, इसका लंबा बाल काट दो ताकि यह किसी के सामने सर उठाने की काबिल ना रहे। मेरे पति ने बिना सोचे समझे मेरा बाल काट दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। मेरे पति ने सबके सामने कहा कि इसे नंगा करके पूरे गांव में घुमाओ, ताकि आज के बाद कोई औरत पति को धोखा देने के बारे में सोचे भी ना। मेरा पति मुझे बाजू से पकड़ के खींच रहा था। मेरे कपड़े मिट्टी में सन चुके थे, मेरे शरीर पर जख्म पड़ चुके थे, लेकिन सभी तमाशा देख रहे थे। मेरा पति मुझे बालों से घसीट रहा था और मैं विनती कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। अब तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकलने ही वाली है। अचानक तभी एक गाड़ी आकर सामने रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहने आदमी निकल के बाहर आया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, आप सबको शर्म आनी चाहिए, एक औरत को ऐसे पूरे गांव में घुमा रहे हो। मेरे पति ने कहा, यह मेरी पत्नी है और इस गांव में जो औरत अपने पति के साथ धोखा करती है उसे ऐसा ही सजा दिया जाता है।
तुमको शर्म आनी चाहिए। और फिर उसने मेरे पति को पीछे धक्का दे दिया। तब मेरे पति ने कहा, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना पूरे गांव वाले मिलकर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। यह हमारा मामला है, तुम्हारा नहीं। तब उसने कहा, अगर तुमने यह औरत को नहीं छोड़ा तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूँगा और फिर तुम सब हौलाद के पीछे होगे। तब सब पीछे हट गए। उस आदमी ने मुझे उठाया और गाड़ी में बैठाया। उस वक्त मैं कुछ बोलने के लायक नहीं थी। गाड़ी में सन्नाटा था। गाड़ी चलती हुई शहर के एक बड़े बंगले के पास रुकी। वह आदमी मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर ले गया। मैंने कहा, मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ और तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, आखिर क्यों? तब उसने कहा, तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी, लेकिन पहले अंदर तो चलो। मैं अंदर जाते हुए भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत न आए। जब मैं उस बंगले के अंदर कदम रखा तो वह पूरा एक महल जैसा लग रहा था। फिर वह आदमी मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर यह कौन है और तुम मेरे क्या लगते हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तब उसने कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं और मैं तुम्हारा भाई। इतना सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, मेरा भाई? तब उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। कहा कि तुम्हारी माँ से शादी होने से पहले इनकी शादी मेरी माँ से हुई थी। मैं इनके पहले पत्नी की बेटा हूँ। वह अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे पिता तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें यहाँ ले आया और आगे भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब मैंने कहा, यह मेरे पिता नहीं है और ना ही तुम मेरे भाई हो। अगर तुम मेरे भाई हो तो इतने दिनों तक कहाँ थे? अब तक मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? जब लोग मुझे ताने दिया करते थे और हम गरीबी में जी रहे थे। तब उसने कहा कि हमें नहीं पता था कि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली है। हम शहर में रहते थे, इसलिए हमें कुछ मालूम नहीं था। जब पापा बीमार रहने लगे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तब जाकर पापा ने हमें सारी हकीकत बताई और कहने लगे कि मरने से पहले मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मैंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। उन्होंने हमारे साथ बहुत जुर्म किया है। पापा बिस्तर पे पड़े थे, वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे और कुछ बोलना भी चाहते तो बस शब्द अधूरे रह जाते। मेरे इस बात से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैं वहाँ से जाने लगी। तब मेरे भाई ने मेरा रास्ता रोका। हम एक परिवार हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि अगर तुमने इन्हें माफ़ नहीं किया तो यह भगवान के पास कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। पापा ने जितने परेशानी भरे समय काटे हैं, वह तुम्हारे माफ़ी के बगैर उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुमने इन्हें माफ़ नहीं किया तो तुम्हारे और इनमें अंतर क्या रह जाएगा? और यह अपने प्रायश्चित में घुट घुट के जी रहे हैं। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। रात हुई तो खाने के मेज पर मेरे पसंद के पकवान बने हुए थे और मेरी सेवा में नौकरानी लगी हुई थी। भाई ने सबसे कह दिया कि खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने के बाद एक कमरा मेरे लिए तैयार कर दिया गया था, जिस पर मैं चैन की नींद सो पाई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार कर दिया गया है और हॉल में ही एक वकील आया हुआ था। मैंने पूछा, यह कौन है? तो भैया कहने लगे, पापा ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मैं बस कारोबार संभालूंगा और तुम जैसे चाहो इस दौलत का इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हारे दुख के कारण जो लोग थे उन्हें सज़ा मिल चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए और पापा का भी यही राय है। मैंने भाई से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, बस मैं एक कोने में रह लूँगी। तब भाई गुस्से में कहने लगे, तुम्हें कोने में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा की मर्जी से यह दौलत तुम्हारे नाम हुई है। तुमने 2 दिन का वक्त देता हूँ। तुम एक बार खुद के बारे में सोच लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। 2 दिन में मैंने सोच लिया कि आखिर मुझे क्या करना है। मेरे कमरे में ही एक अलमारी रखी गई थी जिसमें किताबों को सजाया गया था। भाई ने कहा, तुम्हारा जब जब दिल चाहे तुम इन किताबों को वक्त दे देना। 2 दिन बाद मैंने भाई को अपना फैसला सुना दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं गरीबों का सेवा करूंगी। जब मेरा नाम इतने दौलत है तो इन दौलत का मैं क्या करूंगी?
मेरे फैसले पर पापा और भाई दोनों राजी थे कि तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है, इससे गरीबों का भला होगा। भाई पापा के कारोबार संभालते थे और मैं गरीबों की सेवा करती थी। अब पापा की सेहत भी अच्छी होने लगी थी। उनकी सेवा में एक नौकरानी रहती और मैं गांव-गांव जाकर लोगों की तकलीफें सुनती और उनकी मदद करती। अब मेरे ससुराल के गांव में भी मेरी इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहां कभी नहीं गई क्योंकि अब मेरा वहां कोई नहीं था। दोस्तों, एक औरत की इज्जत कोई खिलौना नहीं है जो उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए। वह मर्दों की सर की पगड़ी होती है जिसे संभाल के रखना मर्दों का फर्ज होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।